नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवपुत्र। देवपुत्र, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। पिछले अंक पारसमणि में हमने देखा कि दुष्ट जादूगरनी मायाविनी ने कुछ साधुओं का यज्ञ अपवित्र करके अपनी जान खतरे में डाल ली। उसे अपनी जान बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण करके ब्रह्मदीप के राजकुमार सिंहराज की शरण में जाना पड़ा। राजकुमार सिंहराज वास्तव में इंद्रपुत्र था, जिसे लक्ष्मी जी के श्राप के कारण मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेना पड़ा था। लेकिन सभी देवी देवताओं का वरदान था कि उस पर या उसकी शरण में आने वाले किसी भी मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी पर किसी शैतानी, मायावी, जादुई और देवी देवताओं की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः दुष्ट जादूगरनी मायाविनी उसकी शरण में जाने के लिए ब्रह्मदीप पहुंच गई। उस समय राजकुमार सिंहराज का राज तिलक हो रहा था। वहां पहुंचकर मायाविनी ने सेविका के रूप में उसकी सेवा करते हुए उसे अपने रूप जाल में फांसकर उससे विवाह कर लिया। यह विवाह राजकुमार के लिए बहुत अशुभ साबित हुआ। एक सेविका से विवाह करने के कारण प्रजा उसका तिरस्कार करने लगी। जिस राह से वह गुजरता लोग बाग उसकी हंसी उड़ाते। इससे राजा सिंहराज क्षुब्ध हो शराब का सहारा ले हमेशा शराब में डूबा रहने लगा। महामंत्री और अन्य दरबारियों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए मोहिनी ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली और प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने लगी। अब आगे। जब मोहिनी का अत्याचार बढ़ गया तो महामंत्री और सेनापति ने मिलकर सभी वफादार एवं ईमानदार दरबारी एवं मंत्रियों को विचार विमर्श करने के लिए एक गुप्त स्थान पर एकत्रित किया। आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया गया है। आजकल महाराज जिस स्थिति में हैं और देश की जो हालत है वह आप लोगों से छिपी नहीं है। अतः आप सब सलाह मशवरा करके कोई ऐसी राह निकालें जिससे देश और महाराज दोनों को ही बचाया जा सके। महामंत्री के बैठ जाने के बाद वे सब काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि महाराज सिंहराज को कुछ समय के लिए नगर से बाहर ले जाया जाए और किसी तरह मदिरा से उनका ध्यान बटा उन्हें देश की हालत से अवगत कराकर सही मार्ग पर लाया जाए। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि महाराज मेरे साथ शिकार पर चलने के लिए राजी हो जाए। अगले दिन सुबह, महाराज की जय हो। ओह महामंत्री जी, आप आइए आइए। आपको इतनी सुबह सुबह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है महामंत्री जी। खैर कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ हूँ महाराज। आप जानते ही हैं महामंत्री जी कि अब हमें किसी भी राजकीय कार्यक्रम में दिलचस्पी नहीं रह गई है। दिलचस्पी रह गई है तो सिर्फ सुरा में। मैं सुरा, नृत्य और शिकार का ही कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ महाराज। महल में मदिरापान करते करते तो आप ऊब गए होंगे। क्यों न जंगल में स्थित शिकारगाह पर चलकर इन चीजों के साथ जिंदगी का आनंद ले। वाह, कार्यक्रम तो आप अच्छा लेकर आए हैं महामंत्री जी। कुछ समय से मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन क्या रानी साहिबा हमें बाहर जाने की इजाजत दे देंगी? रानी जी को मनाने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, बस आप हाँ कह दीजिए। तो ठीक है, आप शीघ्र से शीघ्र शिकारगाह के लिए कूच करने का सारा प्रबंध कीजिए। मैं भी राजमहल से कहीं दूर जाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। यहाँ रहते रहते अब मेरा दम घुटने लगा है। मैं अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ महाराज। महाराज से विदा लेकर महामंत्री रानी मोहिनी के पास पहुंचा और उससे महाराज को शिकारगाह ले जाने की इजाजत मांगी। मोहिनी तो चाहती ही थी कि महाराज कुछ समय के लिए नगर से कहीं दूर चले जाएं, ताकि प्रजा जो कि उसके जुल्मों सितम से अब विद्रोह पर उतर चुकी है उनसे गुहार करने महल में न पहुंच जाए। अतः वह अपने मन की प्रसन्नता को छुपाती हुई गंभीर स्वर में बोली, मेरा मन तो महाराज को अपने से दूर करने को नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप उनका हर प्रकार से ध्यान रखिएगा, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए और वे जब तक चाहे वहां रहें। आप महाराज की जरा भी चिंता न कीजिए रानी जी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। फिर महामंत्री रानी से विदा लेकर सफर की तैयारी करने में जुट गए। अगले दिन नाश्ता आदि करने के पश्चात महामंत्री ने कुछ वफादार अधिकारियों के साथ महाराज सिंहराज को लेकर जंगल की ओर कूच किया। दोपहर होते होते वे जंगल में स्थित शिकारगाह में बने आराम गृह में जा पहुंचे, जहां नौकर चाकर पहले से ही उनके स्वागत के लिए तैयार थे। महाराज की हमेशा जय जयकार हो, महाराज अमर रहें। सेवक राम, तुम सभी घोड़ों को बांधकर चारा डाल दो। जो आज्ञा हुजूर। आइए महाराज, भीतर चलें। चलिए। आराम गृह में महामंत्री ने महाराज की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम कर रखा था। लीजिए महाराज,
इस जाम को कंठ से नीचे उतारकर अपनी थकान दूर कीजिए। बहुत खूब महामंत्री जी, हम आपके इस खातिरदारी से अति प्रसन्न हुए। मदिरा पान काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद महाराज के सामने नाना प्रकार के स्वादिष्ट शाकाहारी व मांसाहारी भोजन परोसे गए। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है महाराज! जब तक आप यहाँ रहेंगे आपको एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवाकर खिलाए जाएंगे। किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। रात के समय महाराज के लिए नाच गाने का भी विशेष आयोजन था। महाराज को पता भी नहीं चला कि कब दिन बीता और कब रात गुजर गई। वे बहुत प्रसन्न थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जल्दी ही आराम गृह में रहते रहते महाराज का दिल उब गया। महामंत्री जी, आज हम शिकार खेलना चाहते हैं। इन बंद कमरों में रहते रहते हमारा दम घुटने लगा है। यह कौन सा मुश्किल काम है महाराज? आप तैयार होइए, तब तक मैं शिकार पर जाने की तैयारी करवाता हूँ। उस रोज से महाराज शिकार भी करने लगे। ईश्वर का शुक्र है, महाराज की विचारधारा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब शायद वह दिन भी शीघ्र आ जाए जब मैं प्रजा के हित की बात उनसे कह सकूं। कुछ ही सप्ताह में महाराज का मन शराब और रंग रलियों से ऊबकर पूरी तरह शिकार की ओर आकर्षित हो गया। महामंत्री जी, आप इस हिरन को रसोइये के पास पहुंचा दीजिए। आज रात हम इसी का भोजन करेंगे। बहुत अच्छा महाराज। एक दिन मौका देखकर महामंत्री व अन्य अधिकारियों ने महाराज से अपने मतलब की बात छेड़ी। महाराज, यदि आप बुरा न माने तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आप लोग जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। तब महामंत्री ने महाराज को रानी मोहिनी के जुल्मों और राज्य की स्थिति के बारे में सब कुछ कह सुनाया और अंत में बोला, महाराज, राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और प्रजा के दिल में रानी जी और आपके प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि शीघ्र ही आपने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली और प्रजा के दुखों का निवारण न किया तो वह दिन दूर नहीं जब न केवल प्रजा आपको गद्दी से उतार फेंकेगी, बल्कि समूचा देश भी तबाही और बर्बादी के गर्त में समा जाएगा। बस बस महामंत्री जी, आगे एक शब्द भी ना कहिए। हमारा दिल, दिमाग और कान अब एक शब्द भी और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब यहाँ से चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कृपया करके आप लोग जाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम सब बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अगले दिन महाराज फिर महामंत्री व अन्य अधिकारियों के साथ शिकार पर निकले, लेकिन संयोग से दोपहर तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। सुनिए महामंत्री जी, आप सब पूर्व की ओर जाकर शिकार की खोज कीजिए। मैं उत्तरी दिशा में कोई शिकार ढूंढता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप अकेले शिकार की खोज में जाएंगे? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? क्या अब तुम्हें हमारे एक अच्छे शिकारी होने पर विश्वास नहीं रहा? ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, विश्वास तो है, लेकिन कुछ नहीं। जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे, लेकिन आप सतर्क एवं सावधान अवश्य रहिएगा। उत्तर की ओर जंगल काफी घना है और वहाँ भयानक जानवर वास करते हैं। आप हमारी जरा भी चिंता न करें महामंत्री जी, हम अपनी रक्षा करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे भी अब हमें अपने प्राणों से कोई विशेष मोह नहीं रह गया है। कहने के साथ ही महाराज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और महामंत्री आदि को वहीं छोड़ आगे बढ़ गए। काफी देर तक शिकार की तलाश करने के पश्चात महाराज को अंत में एक हिरन दिखाई दिया। खाली हाथ वापस लौटने से यह हिरन ही अच्छा है, लेकिन महाराज ने जैसे ही उस पर निशाना साधा, हिरन खतरे को भांपकर कुलांची भरता हुआ एक तरफ दौड़ पड़ा। ओह, भाग रहा है, लेकिन मैं इसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। और महाराज उसका पीछा करने लगे। वे काफी देर तक हिरन का पीछा करते रहे, किंतु असफलता ही उनके हाथ लगी। हिरन उन्हें चकमा देकर कहीं लोप हो गया। कमबख्त आखिर मेरे हाथ से बच ही निकला। उफ, बहुत जोरों से प्यास लगी है, लेकिन इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? महाराज पानी की तलाश में एक तरफ बढ़ने लगे। हिरन के चक्कर में तो मैं दिशा ही भूल गया। पता नहीं किस तरफ बढ़ रहा हूँ। यह मार्ग मुझे जंगल में और भीतर ले जाएगा या बाहर। काफी देर तक घोड़े को दौड़ाते रहने के पश्चात, अरे, मैं तो जंगल से बाहर निकल आया हूँ। चलो, यह भी अच्छा हुआ, कम से कम जंगल में भटकने से तो बच गया। कुछ आगे बढ़ने पर, वाह, वह रही एक झोपड़ी। वहां मुझे पानी और खाने को जरूर कुछ मिल जाएगा। झोपड़ी के निकट पहुंचकर महाराज ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? ठहरो, अभी आई। उस तरुणी ने दरवाजा खोला तो महाराज उसके सुंदर रंग रूप को देखकर मंत्रमुग्ध से हो उठे। वाह, हे ईश्वर, तेरी बनाई इस जीवित मूर्ति का जवाब नहीं, बिल्कुल देवलोक की कोई अप्सरा मालूम पड़ती है। कौन है आप और इस तरह मुझे क्यों निहारे जा रहे हैं?
मैं ब्रह्मदीप का राजा सिंहराज हूँ सुंदरी। शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया और संयोग से यहाँ आ निकला। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी और खाने को भोजन मिलेगा? ओह अवश्य, भीतर आइए। धन्यवाद सुंदरी। तरुणी ने महाराज को भीतर ले जाकर उनके हाथ मुंह धुलाए। तत्पश्चात उन्हें आदरपूर्वक बिठाकर घर में जो कुछ खाने पीने को था वह दिया। मैं तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गया सुंदरी। क्या नाम है तुम्हारा और क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? मेरा नाम तरुलता है और मैं यहाँ अपने पिता के साथ रहती हूँ। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या काम करते हैं तुम्हारे पिता और इस समय वे कहाँ हैं? वे एक मामूली लक्कड़हारे हैं और इस समय उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हैं जहाँ से आप आ रहे हैं। ओह कितना विचित्र संयोग है जो अनायास ही इस सुंदरी से मुलाकात हो गई। काश मोहिनी के स्थान पर यह मेरे जीवन में पत्नी बनकर आई होती। आप क्या सोचने लगे राजन? खाइए ना। किसी और वस्तु की इच्छा हो तो निसंकोच कहिए। नहीं, मुझे अब और किसी भी चीज की इच्छा नहीं, बहुत खा लिया। कुछ देर बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी, जो तुमने मुझे इतने प्रेम से भोजन कराया। अब मैं चलता हूँ। प्रभु ने चाहा तो शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। इसमें धन्यवाद कैसा राजन, यह तो मेरा कर्तव्य था। फिर बापू का कहना है कि घर आए मेहमान का आदर सत्कार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तरुलता की मधुर वाणी व नम्रता देखकर राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसका दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को वश में करके उससे विदा ली और लौट पड़ा। कितनी सुंदर, मृदुल और गुणवती है तरुलता। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा, चाहे उसे पाने के लिए मुझे राजपाट व मोहिनी को ही क्यों न त्यागना पड़े। कभी सोचा भी न था कि एक दिन कोई राजा भी हमारे घर अतिथि बनकर आएगा, लेकिन उन्होंने यह क्यों कहा कि शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। क्या वे फिर हमारे घर आएंगे? जब महाराज शिकारगाह में बने शाही विश्राम गृह पर पहुंचे तो महामंत्री आदि उनके लौटने की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपकी तलाश में तो हमने सारा जंगल ही छान मारा था। ईश्वर जो कुछ करता है भले के लिए ही करता है। आज शायद उसने हमारे लिए भी कुछ भला ही किया है। आप भीतर आइए, फिर सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आप ही हमारे साथ आइएगा। जी, बहुत अच्छा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।